नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद मी जैन एंड दोबारा से संजीव मिड्ढा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और कई लोगों ने मुझे बोला भी है कि सर संजीव मिड्ढा जी देखने में जैसे वो क्या अनुपम खेर की तरह लगते हैं, कोई कहता है कि मुगाबो खुश हुआ उनकी तरह लगते हैं। सर बहुत-बहुत आपके लिए कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए मज़ा भी आता है आपसे बात करके क्योंकि खुलकर आप अपनी बात को सामने रखते हैं। सबसे पहले वेलकम एंड जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। संजीव जी, एक चीज़ बताइए, आपकी जो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, मुझे इसके बारे में एबीसी भी मालूम नहीं है। लेकिन मैंने कई चीज़ों को दस्तक देखी है आपकी बातों में। आपने बोला कि यार अगले साल मार्च 2025 तक उथल-पुथल रहने वाली है, जीना हराम हो जाएगा गवर्नमेंट का भी और लोगों का भी शायद। और दिख भी रहा है, कभी दिल्ली में पानी की कमी होती है, मानसून शुरू होगा तो मानसून की इतना पानी आ जाएगा कि पानी सँभालना मुश्किल हो जाएगा, फिर दोबारा से एक स्यापा शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने बोला था मुझे एक चीज़ जो मुझे लगता था ये पॉसिबल नहीं है। आपने बोला था किसान आंदोलन दोबारा से शुरू किया जाएगा और मुझे लगता है कहीं न कहीं दरवाज़े खड़काने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। ये प्रेडिक्शन आप कहाँ से करते हैं और ये प्रेडिक्शन कैसे होगी, क्या होगा, क्या कड़ियाँ हैं, ये भी समझा दीजिए? सुमित जी, किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए ना बहुत सारी चीजों का आकलन करना पड़ता है। मतलब उसको टेक्निकल चीज तरीके से मैं समझाने जाऊंगा तो हमारा एक या 10 प्रोग्राम भी कर लेंगे तो शायद वो कम पड़ जाएंगे। तो ओके, ये तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसको जिसको हमें स्टडी करते रहना पड़ता है, अपने अपने आप को चैलेंज करते रहना पड़ता है कि भैया ये चीज क्या होने वाली है, और फिर उस चीज के हमें संकेत अगर सामने मिलने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा होता है, फिर उसके बारे में उसको और थोड़ा सा डेप्थ में जाकर उसके बाद में स्टडी करते हैं, आकलन करते हैं, तो फिर जाके उसको हम बताते हैं हाँ ये चीज हमने जो बताई थी ये होने वाली है। तो कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो हम प्रेडिक्शंस करें वो सही निकले, तो थोड़ा सा मजा ज्यादा आता है उसमें, और बढ़ चढ़ के हम उसमें काम करने की कोशिश करते हैं, और हमें प्रोत्साहन भी मिलता है आपसे, और जो है वीडियोस देखते हैं, जो हमें लाइक्स देते हैं, उनसे भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम इस टाइप की और वीडियोस प्रोड्यूस करके आपके सामने लेके आए। तो रही बात किसान आंदोलन की, देखिए जिस दिन कंगना रनौत को उसको वो जो सिक्योरिटी गार्ड जो थी उसकी, जो वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर कुलविंदर कौर उसने जो थप्पड़ मारा था, मैं उसी दिन समझ गया था कि ये इसने दस्तक दे दिया है। अब बहुत ही थोड़े दिन रह गए हैं जिसके बाद किसान आंदोलन अपने का जो फिर से जो सिर उठाना है वो शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि उसने जो बात बोली थी कि इसने, मेरी माता जी ने जी किसान आंदोलन में पार्ट लिया था, इसने उस टाइम बोला था कि 100-200 रुपए देके बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक उसका एक पर्सनल ग्रज थी, पर्सनल एनिमिटी थी, या पर्सनल वेंजेंस का मोटिव था उसको उस तरीके से बिहेव करने का। बट असल में वो एक मेरा ये मानना है कि वो इस किसान आंदोलन या खालिस्तानी मूवमेंट के साथ वो खुद भी बहुत जल्द बहुत करीबी से जुड़ी हुई है, और उसी वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया इसको एक सपोर्ट देने के लिए। तो अब देख लीजिए उस दिन के बाद आज शायद मुश्किल से 10-15 दिन ही निकले हैं, किसान आंदोलन के बारे में आहट आनी शुरू हो गई है। अब आने वाले दिनों में उनके जो लीडर्स कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रखेंगे, हम फिर से जाके दिल्ली आएंगे या बॉर्डर पे जाएंगे या आंदोलन करेंगे, रेल रोकेंगे, मतलब हर तरह की बातें, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, और हमें एमएसपी का मुद्दा उठाना है, ये उठाना है, वो उठाना है, वो सारी बातें अब से शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं पे इसको जो बैकिंग मिल रही है वो भी खालिस्तानी मूवमेंट के थ्रू मिल रही है, या इस देश में जो बाहर के जो डीप स्टेट्स हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसमें खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उनसे पैसा लगवाएंगे, और उसको गवर्नमेंट में की नाक में दम करने की कोशिश करेंगे कि किसानों का आप हित में नहीं सोच रहे हैं और इसके बारे में कुछ करा जाए। अब सबसे बड़ी चीज देखिए, ये जो वक्त चल रहा है, ये इस वक्त किसानी का वक्त चल रहा है। दैट मीन्स कि पिछली फसल जो है वो कटने जा रही है, मक्का की फसल कट रही है, वो बाजार में आ रही है, मंडियों में जा रही है, और उसके बाद ही धान की फसल जैसे है वो लगाई जाएगी। तो ये समझो कि 15 जुलाई तक, जैसे मानसून के आने से पहले, ये किसानी का पीरियड है। इस टाइम पे किसान पूरी तरह अपने खेतों में इन्वॉल्व है, मगर जो लोग किसान ना होकर किसान की शक्ल में सामने आ रहे हैं, उसको उन्होंने इसका आंदोलन को ऑलरेडी की शेप देनी शुरू कर दी है। और जैसे ही किसान 15 जुलाई के बाद फ्री हो जाएगा आपके अपनी किसानी की ड्यूटी से, अपने किसान, तो वो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, और खूब भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी तब तक। तो ये तब तक का एक माहौल बिल्डअप करने की कोशिश है, और 15 जुलाई के बाद देखेंगे ये पूरा एक शेप ले जाएगा बहुत बड़े आंदोलन का, जिसमें सारी ऑपोजिशन पार्टी भी कूदेंगी एक एक करके, और बड़े बाहर की ऑर्गेनाइजेशन भी कूदेंगी अपना पैसा लेके, अपने पूरा बल लेके, और खालिस्तानी मूवमेंट भी जुड़ेगा। मगर सबसे बड़ी बात क्या है, इसको खालिस्तानी मूवमेंट की तरह पेश नहीं करा जाएगा, क्योंकि
राकेश टिकैत जैसे बंदों को इसका फेस बना दिया जाता है, जो कि किसान नेता हैं, और उसके उनके फेस पे लड़ा जाता है, मगर पीछे सारा जो बैकग्राउंड में होता है वो खालिस्तानी मूवमेंट को इसको अंदर ही अंदर प्रमोट करता है। सर दैट मीन्स जैसे आपने बोला कि अभी सारी दुनिया की ताकतें दोबारा से मोदी जी को घेरने की बात करेंगी। हमने एक चीज देखी है पिछले 5-6 सालों में, एक पैटर्न है। जब भी कोई पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने लगता है, उससे पहले कोई ना कोई ये टूल किट खड़ी करते हैं। उस टूल किट को बार-बार स्पिन किया जाता है, पार्लियामेंट सेशन में काम नहीं होने दिया जाता। पहले तो नंबर्स ही बड़े कम थे, तो भी इतना हल्ला करते थे। अब तो नंबर इतने हो गए हैं और गुंडे मवाली भी इतने ज्यादा आ गए हैं कि अब तो ये बिल्कुल भी जीने नहीं देंगे गवर्नमेंट को। दैट मीन्स दे आर गोइंग टू क्रिपल। अगर यही माल काम रहा तो ये किसान आंदोलन वाले पॉइंट को मॉनसून सेशन में भी स्पिन करने वाले हैं, काम नहीं होने देंगे। सुमित जी, ये तो चीज मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी कि काम नहीं होने देंगे। ये पार्लियामेंट सेशन का एक भी दिन शांति से नहीं निकलने देंगे। उसके अंदर ये पूरा तमाशा करके रखेंगे, शोर शराबा करके रखेंगे। और कई बारी पार्लियामेंट सेशन को जो स्पीकर को होगा उसको पार्लियामेंट सेशन को डिसमिस करना पड़ेगा। बोलेंगे दोपहर के बाद बैठेंगे, फिर आधा घंटा 1 घंटा बैठेंगे, फिर नेक्स्ट डे के लिए डिसमिस करना पड़ेगा। और हो सकता है कुछ पार्लियामेंटेरियंस को वो बाहर भी निकाल दें, वो सड़क पे आके आंदोलन करेंगे, गांधी प्रतिमा पर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो पार्लियामेंट को ढंग से चलने नहीं देंगे। क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से मोदी गवर्नमेंट फंक्शन ही ना करे। बट ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं करने देना, क्योंकि उसमें करोड़ों अरबों रुपए एक सेशन के अंदर खर्च हो जाते हैं गवर्नमेंट के, और उसका आउटपुट जीरो निकलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये होगा, मुझे भी लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि अगर किसान आंदोलन दोबारा से शुरू किया गया, क्योंकि हर आंदोलन के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। वो टाइमिंग जैसे आपने समझाया अभी कि अभी वो धान लगाने के बाद बिल्कुल फ्री हो जाएगा, कटाई के टाइम पर उसको जाना है, उससे पहले वो फ्री होता है, उसे दोबारा से सड़कों पर लेकर आया जाएगा। सर, मॉनसून सेशन की बात हो रही है, एक प्रेडिक्शन आपने और करी थी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दूसरी प्रेडिक्शन थी ग्लोबल वार्मिंग की, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये भी हमें तंग करेगी, दुनिया को भी तंग करेगी, भारत को भी तंग करने वाली है। हमने देख लिया दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल है कि टैंकरों में पानी जा रहा है हिंदू के एरियाज में। मुसलमानों के वहां पे कोई ग्लोबल वार्मिंग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके एरियाज में पानी बड़े आराम से जा रहा है, लेकिन दिल्ली में हिंदू एरियाज में पानी की किल्लत है। सर, ये ग्लोबल वार्मिंग हमेशा हिंदुओं को तंग क्यों करती है, मुसलमानों को तंग कब करेगी? ये तो सुमित जी देखिए, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है इस वक्त दिल्ली के अंदर, वो सिर्फ अपना कोर वोट बैंक को बचाने के चक्कर में सारी हरकत कर रही है, और उसी वजह से सारा ये काम हो रहा है। जबकि पानी एक ऐसी चीज है कि प्यास तो लोगों, देखो जी, सबको बराबर की लगती है, और पानी की जो कमी है वो सबके लिए बराबर की है। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो अच्छा है। इसको इस तरीके से ना ही बांटा जाए कि इस पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा पानी मिले या जल्दी मारी मिले, तो और दूसरी कम्युनिटी को थोड़ा कम मिले। तो ये सोच ही गलत है, इसको अवॉइड करा जाना चाहिए। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आपने बोला था, आपने वार्निंग दिया था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी पता लगना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, या कैसे हमें भारत को या दुनिया को इफेक्ट कर सकती है। और इलॉन मस्क ने थोड़ा सा इसके ऊपर भी टिप्पणी मारी है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, ईवी को लेकर, वो भी समझा देना। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से चल रही है, ये समझिए कि ये जो अब परेशान करना शुरू कर दिया है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर्स लगभग 45 डिग्रीज एंड अबव चल रहे हैं, और लंबे समय तक के लिए चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दो दिन तक ही है, लगातार ही समझे सुबह 6 बजे से ही गर्मी आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है, और दिन में शायद बाहर निकलना भी कई बार नामुमकिन हो जाता है। अगर काम कर रहा है तो मजबूरी में इंसान करता है, तो बहुत मुश्किल से इस वक्त वो अपना वक्त बिता रहा है। मगर ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो कोस्टल एरिया सिटीज है, ये सबसे बड़ा तकलीफ वहां पे पैदा करेगी। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि समुद्र के ऊपर जो भी तो तापमान बढ़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट में मॉइस्चर लिफ्ट होता है, और बहुत ज्यादा बादल बनते हैं, और उसमें तेज हवाएं बहुत ज्यादा चलती हैं। जब लो प्रेशर जमीन के ऊपर क्रिएट करता है, वो बादल का प्रेशर अपने साथ जमीन के ऊपर खींच के लेके आता है।
तो जब वो आता है तो वो जितनी भी कोस्टल सिटीज है, जैसे अब हमने पिछले सालों में कलकत्ता की हालत देखी थी, चेन्नई की हालत देखी थी, मुंबई की हालत देखी थी कि यहाँ पे फ्लड्स आने शुरू हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं पे जो टोटल ड्रेनेज सिस्टम है, जो जो भी पानी को डिस्चार्ज करने का सिस्टम है, वो टोटली फेल हो जाता है इन दिनों में। और ये जो समस्या है वो ये आने वाले सालों में बढ़नी है, घटनी नहीं है। स्पेशली जो वेस्टर्न जोन के अंदर, हमारे वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो कोस्टल सिटीज हैं, जितने भी हैं, चाहे सूरत हो, मुंबई हो, आपकी गुजरात की कुछ सिटीज लगती है कोस्ट में, और इधर केरला की सिटीज लगती है, कर्नाटका की भी कुछ सिटीज लगती है। ये यहाँ के लिए एक बेस्ट खतरे की घंटी है, क्योंकि समुद्र के नीचे अरेबियन सी में मैं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बहुत कुछ ना कुछ एक जोनल एक्टिविटी होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी का लेवल उठेगा और इन सिटीज में ये तबाही मचाएगा। मानसून की वजह से भी तबाही मचेगी, वेदर वाइज भी नेचुरल जो मूवमेंट होगी टेक्टोनिक प्लेट्स की, उसकी वजह से भी जो पानी का लेवल उठेगा, उसकी वजह से भी तबाही मचेगी। तो बहुत जरूरी है कि पानी का निकासी का सिस्टम है, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर जिसे हम कहते हैं, कि पानी जो नेचुरल फ्लो है वो समुद्र की तरफ है, वो नदियों की तरफ है, उसको ना रोका जाए। जो कॉलोनी की जो है या अर्बन प्लानिंग की जो पूरा प्लानिंग होती है, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को ना रोक के पानी का जो डायरेक्शन है उसको उसकी जगह पे कॉलोनी खड़ी कर देना, पानी को वापस जगह ना देना वापस जाने के लिए, तो वो फ्लड जैसी सिचुएशन ही क्रिएट करेगा। और आने वाले सालों में आप देखोगे कि मुंबई जैसी जगह में भी लोगों का रहना दुश्वार हो जाएगा, लोग दूसरी जगह पे प्लान करना शुरू कर देंगे। तो ये इस चीज को अभी से ही वार्निंग मान के समझ के गवर्नमेंट को वॉर फुटिंग में, मैंने वर्ड यूज कर रहा हूँ, वॉर फुटिंग पे इसको समझना चाहिए और इस पे अभी से ही एक्शन करना शुरू कर देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि महानगर में, किसी भी महानगर में अर्बन प्लानिंग का काम करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हाईली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब लोकल पॉपुलेशन को तकलीफ में बिना डाले काम होते नहीं है। तो अगर वहाँ की पॉपुलेशन भी गवर्नमेंट का अगर साथ दे तो वो थोड़ी बहुत तकलीफ से है कि अगर अर्बन प्लानिंग में इस टाइप की चीजें बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने में गवर्नमेंट का साथ दे, जिसमें कि पानी को तरीके से निकासी प्रॉपर हो सके और ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करा जा सके, तो उस तरीके से उन चीजों को कुछ हद तक कंट्रोल करा जा सके। मैं पूरी तरह वो भी नहीं कंट्रोल होगा। और ये केवल जो समस्या है सिर्फ हिंदुस्तान तक या इंडिया तक या भारत तक ही सीमित नहीं है, ये दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में ये समस्या देखने मिलेगी। जैसे आपके यूएसए के भी वेस्टर्न कोस्ट में, जैसे कैलिफोर्निया जैसी जगह है, वहां पे भी आपको ये जगह तकलीफ आती हुई नजर आएगी। जापान के भी वेस्टर्न कोस्ट की जगह पे ये तकलीफ आती हुई नजर आएगी। तो आने वाले 2-3 साल में समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़नी है और पूरी दुनिया जब तक इस पे कलेक्टिव एक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती है, ये ग्लोबल वार्मिंग मेरे को कहीं पे भी कम होती नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह से जो वेदर पैटर्न चेंज होंगे, चाहे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी, ये सब चीजें चलती रहेंगी। जी, जी। मुझे याद है कि मैं जब जापान गया था तो वहाँ पर मैंने उनका एक सिस्टम देखा था। उन्होंने बिल्कुल सिटी के पूरे, जैसे आपने बोला कि महानगर के अंदर चेंजेस करने मुश्किल हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जब बारिश बहुत ज़्यादा आती है, तो पानी सारा का सारा ड्रेनेज सिस्टम से नीचे जाता है। उन्होंने बड़ी-बड़ी टनल्स बनाई हैं, जो पानी पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं एक्सेस वाटर को, इतनी बड़ी टनल्स हैं। और जब बारिश बंद होती है, वो सारा का सारा पानी वो समुद्र में छोड़ दिया जाता है आराम से। तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं, कहीं न कहीं भारत की गवर्नमेंट को भी करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमेशा बारिश में ये काम होता है। लेकिन सर, ये कहना आसान है, हज़ारों करोड़ों रुपए लगा चुकी है गवर्नमेंट्स, पुरानी भी और हमारी भी। उन्होंने हर सिटी में बोला कि इस बार ये काम नहीं होगा। अभी तो देखिए, पानी की दिक्कत है दिल्ली में। जैसे ही पहली बारिश पड़ेगी वहाँ पे फ्लड आ जाएगा। सारे लो लाइंग एरियाज़ पानी में भर जाएँगे और फिर बोलेंगे, देखो जी, पहले जो पानी की कमी थी वो हरियाणा के कारण थी, अभी पानी बढ़ गया है, ये यूपी के कारण बढ़ गया है। क्योंकि पंजाब में खुद की गवर्नमेंट है, तब पंजाब को कुछ भी बोला नहीं जाएगा। तो ये जो सिलसिला है, ये भारत में रुक नहीं सकता और रुकना चाहिए भी नहीं। क्यों? विपक्ष है, तो गवर्नमेंट में है तो विपक्ष भी है। इनका काम ही है एक-दूसरे के ऊपर तीर छोड़ना। बात ये है कि क्या हमारे लोग इन चीज़ों को समझते हैं? मुझे लगता है दिल्ली के लोग समझ गए हैं, जिनको बेवकूफ़ बनाया गया, पूरे भारत में मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया कि आपको 1-1 लाख रुपए दिए जाएँगे। अब मुझे एक चीज़ समझाइए सर, दिल्ली में आपने देखा होगा कि जो शैलजा थी वो दफ्तर में बैठी हुई हैं, प्रेस रिपोर्टर्स बैठे हैं, वहाँ पर बाहर खड़े हुए लोगों ने पत्थरबाज़ी करी। आपने देखा होगा, वो वीडियोज़ बड़ी ही वायरल हो रही हैं। लेकिन आपने एक पैटर्न देखा होगा, वहाँ पर लोग जो हैं बसें भर-भर कर लेकर आ रहे हैं कि राहुल गांधी ने हमें बोला था कि 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, अगर नहीं दिया तो उड़ा दिया जाएगा या सीधा किया जाएगा।
ये बोला है। प्रॉमिस किया था लेडीज को, बैंकों के बाहर लेडीज लाइन लगाकर खड़ी हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके मर्द, सभी के। वहां पर लेडीज सामने आकर पत्थरबाजी नहीं कर रही हैं, वो बैंकों के बाहर अभी भी वेट कर रही हैं कि हमें 1-1 लाख रुपए खटाखट बैंक से मिलने चाहिए। ये पैटर्न कहीं आप चेंज होता देखते हैं? क्या उनका जो प्यार है राहुल गांधी से या गांधी फैमिली से या कांग्रेस से, ये कम होता दिखाई देता है? बीजेपी की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं या ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा? नहीं, पब्लिक में कहीं न कहीं एक ये रियलाइज़ेशन आ गया, सेल्फ रियलाइज़ेशन आया है कि ये जो बेवकूफ़ जो बने हैं इस टाइप की बातों में आके कि 1 लाख में उनको मिल जाएगा या 8,500 रुपए महीने के मिल जाएँगे। तो ये अगर अगर देखिए, अगर वो सीरियस होती कांग्रेस पार्टी, तो कैसे न कैसे जोड़-तोड़ के वो अपनी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करती। उसको पता था कि वो ये अपने वादे पूरे नहीं कर सकते कि पैसा लाएँगे कहाँ से? इंडियन इंडियन बहुत सिंपल चीज़ है। आज तक किसी ने उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि आपने ये जो बात हमें बोली है कि आप इतना पैसा देंगे, तो अगर ये देंगे तो लाएँगे कहाँ से? अगर सपोज़ कीजिए आपने मैनेज भी कर लिया, तो दैट मीन्स बाकी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं सबको बंद करेंगे, तब जाके इसको लागू करेंगे। और कितने साल तक लागू करेंगे? आपके कॉफर्स जितने हैं, जितना भी बैलेंस है वो कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप? क्या सबको सड़क पे भीख कटोरा पकड़ाएंगे क्या भीख मांगने के लिए कि हमारे पास तो पैसा खत्म हो गया, अब कहीं से भी ले आओ, हमारे पास नहीं बचे? क्या वो काम करना चाह रहे थे क्या आप? तो ये देखिए देखिए अब गवर्नमेंट जितने भी लोग जो लाइन लगा के खड़े हैं बैंकों के बाहर या उनके मर्द पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं भी इनको इनको इन्हीं का शीशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो हमसे वादा करा था, अगर नहीं पूरा कर सकते तो वादा करा कर, मैनिफेस्टेशन में आपने लिखा दी क्यों ये चीजें? क्या हमें बेवकूफ बनाने के लिए करा? तो कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा है जो रियलाइज कर रहा है, और वो वापिस शायद अपनी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके साथ वापस वो कहीं ना कहीं पे आने वाले दिनों में जुड़ने की वापस कोशिश करेगा। देखिए, ये गुड न्यूज़ है, अगर वो जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो जो है सबको अंधेरा ही दिख रहा है। और अंधेरा इसलिए दिख रहा है कि अभी मोदी जी ने बोला था, मोदी जी ने जब इलेक्शंस के बाद कि ईवीएम को जो इतनी गालियाँ निकाल रहे थे, ये ईवीएम की मशीनें सो गई हैं क्या? सर, उन्होंने ईवीएम का स्यापा दोबारा से शुरू कर दिया है और इलॉन मस्क ने भी थोड़ी-सी आग में घी डालने का काम कर दिया है। ये भी समझाइए ये हो क्या रहा है? पर मुझे सुमित जी एक बात समझ नहीं आती। चलो एलन मस्क ने एक स्टेटमेंट दी कि ईवीएम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्सली बनाई हुई मशीन होती है उसको टेम्पर करा जा सकता है, बट शायद एलन मस्क को भी थोड़ा सा अपने एजुकेशन लेवल बढ़ाना चाहिए। मैं दुनिया के बहुत बड़े उद्योगपति हैं वो ये नहीं जानते हैं, उनको उनको शायद ये पता नहीं होगा कि ईवीएम को ना ही मोबाइल से कंट्रोल करा जा सकता है, ना ही उसमें ब्लूटूथ लगा हुआ है, ना ही किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर का उस पे उसके अंदर कोई मतलब उस पर टेम्परिंग हो सकती है। ईवीएम के अंदर ईवीएम इंटरनेट से नहीं जोड़ा जा सकता, इसका ऑनलाइन एक्सेस नहीं करा जा सकता। दैट मीन ईवीएम इज अ टोटली इंडिपेंडेंट मशीन जिसको अपने आप में ही ऑपरेट करना पड़ता है। उसका अपना एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक पर्टिकुलर कोड वर्ड से ही खुलता है, उसी से बंद होता है। उसको उसको कुछ इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग ट्रेन स्टाफ है वही ऑपरेट कर सकते हैं, और वो उसको उसके थ्रू उसका रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी इवेंट के अंदर उस वक्त फेड है कि किसको कितनी वोट मिली वही लोग एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी एक्सटर्नल पार्टी उसका एक्सेस नहीं कर सकती है। बीच में ये भी आवाज आ रही थी कि शायद कहीं पे मोबाइल के थ्रू उसने ईवीएम का डाटा चेंज कर दिया। ये तो बेवकूफों वाली बात है। सब कुछ जानते हुए भी आप ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? जब 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 ऐसी बात है तो आप जाके कोर्ट में उसे चैलेंज कीजिए, इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कीजिए कोर्ट में, और जब इलेक्शन कमीशन तुम्हें बुलाएगी आ जाओ चेक कर लो ईवीएम को, तब एक भी बंदा नहीं जाएगा वहां पे उसे चेक करने के लिए। आपको एक हिंदुस्तान से बाहर के आदमी से जिसका हिंदुस्तान की इलेक्शन प्रोसेस में कुछ भी लेना देना नहीं है, उसकी स्टेटमेंट को आप ढाल बना के अपने अपने भड़ास निकाल रहे हो कि आप रूलिंग गवर्नमेंट में जगह नहीं बना सके। तो ये तो बड़ा अफसोस की बात है। ये तो एक हारे हुए इंसान की बात है कि आज भी वो ईवीएम को ही ब्लेम कर रहा है। ये तो बेकार की बात है सुमित जी। एलन मस्क ने हिंदुस्तान में अपनी अपनी खुद की ईवी गाड़ीज को मार्केट में बहुत तेजी से लाने की कोशिश करी थी, बट शायद उसको जो प्लेइंग ग्राउंड था वो हिंदुस्तान में नहीं मिल पाया, अभी भी नहीं मिल पाया। वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक इवन प्लेइंग ग्राउंड है जहाँ पे हर एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपनी ईवी गाड़ियां मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो इवन इफ एलन मस्क कम्स टू इंडियन मार्केट कल को, तो उसको स्टेट में कॉम्पिटिशन का फेस करना पड़ेगा
आएगा इंडियन ईवी मार्केट से। तो वो उस कंपटीशन में डायरेक्टली नहीं कूदना चाह रहे, वो एक टोटल ग्राउंड चाह रहे थे जहाँ पे वो मार्केट टोटली उन्हीं के हाथ में रहे, मोनोपोली रहे। वो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने देने से मना कर दिया। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन से उन्होंने शायद ये स्टेटमेंट दिया है इंडियन गवर्नमेंट के एंगेज कि भैया मैं बोलूंगा तो आपकी कंट्री में भूचाल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भूचाल तो उसकी अपनी कंपनी में आया हुआ है इलॉन मस्क की। इतना भूचाल है सर कि चाइना में उसकी गाड़ियाँ बिकनी बंद हो गई हैं। 50% डिस्काउंट के ऊपर गाड़ियाँ देने को तैयार है तो भी कोई लेता नहीं है, क्योंकि लोकल कंपनीज़ ने वाट लगाई हुई है इस वक़्त टेस्ला की। इतनी बुरी हालत है और भारत में भी उसे दिखता है, ये टाटा हो, महिंद्रा हो, ये इतनी आसानी से स्पेस नहीं देने देंगे टेस्ला को। ये बुखलाहट ही है जिसके कारण वो बोल रहे हैं और ये पहले बाहर से बुलवाते हैं हमारे अपोज़िशन वाले, उसके बाद उस चीज़ों को हमारा मीडिया उठाता है और फिर यहाँ पर मोदी जी को कटघरे में दोबारा से खड़ा किया जाता है। ये पुरानी चीज़ें हैं, हम पिछले पिछले 10 सालों से आदी हो चुके हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन मुद्दा था आपकी प्रेडिक्शन का। जैसे आपने प्रेडिक्शन किया था कि किसान आंदोलन दोबारा से बहुत जल्द शुरू होगा, वो शुरू होने की दस्तक दिखाई देनी शुरू हो गई है और ये मार्च तक आपने बोला है ये स्यापा पड़ा रहेगा, लेकिन मोदी जी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ के साथ इसको टैकल करेंगे और ये सबका मुँह बंद करेंगे। अब उम्मीद है, वेट भी है कि मोदी जी कब जवाब देना शुरू करेंगे, इन सब स्यापों को कब सॉल्व करना शुरू करेंगे और कुछ और मुद्दे भी हैं। जो बहुत दस्तक देते हुए दिखाई देते हैं, जैसे अग्निवीर स्कीम है, मैंने बड़ी डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि अग्निवीर स्कीम को भी स्पिन करने की कोशिश दोबारा से शुरू हो गई है। वहाँ पर कहीं न कहीं आर्मी में 2 फाड़ करने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट ना चल सके और दूसरा कू हो जाए इस देश में, आर्मी में ही आपस में लड़ाई शुरू हो जाए। उसके ऊपर डिटेल में दोबारा से वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, आपके साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा टाइम दे देना, ताकि बैठकर इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि कहीं जो अग्निवीर की स्कीम के ऊपर गलत चीज़ें दिमाग में हैं, गवर्नमेंट के भी और लोगों के भी, इन्हें भी क्लियर किया जा सके। लेकिन आज बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ। आप हमेशा ही अच्छी तरह से अपनी बात को सामने रखते हैं और आपकी तो वैसे भी प्रेडिक्शन भी है, तो उसकी पावर भी जो है आप साथ में जोड़ देते हैं तो और मज़ा आता है। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। अगली इस वीडियो में अगले मुद्दे के ऊपर दोबारा से बात करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.